Hello, dear students and friends. Today I am here with you with a very interesting and exciting topic, human eye and the colorful world. Basically, human eye works on the reflection of light with a natural convex lens which is made up of a living material and enables to see the things around us. मानव नेत्र, इसके बारे में इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट्स, इसके भाग किस प्रकार काम करते हैं और हम इस दुनिया का रंगीन नज़ारा, अपने आसपास की चीज़ें, रोशनी, ये सब कैसे देख पाते हैं, ये आँख हमारे मस्तिष्क तक इस इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचाती है, ये सब जानेंगे आप मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। ह्यूमन आई, ये एक आई बॉल है पूरा, और इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है स्क्लेरा। ये क्या है? ये एक ओपेक लेयर है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है ह्यूमन आई को, यानी हमारी आँख को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये वाइट पिगमेंटेड होती है, एक्चुअली ये वाइट पिगमेंटेड होती है स्क्लेरा। ओपेक लेयर है जो कि हमारी आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और इसी लेयर के ठीक बाद की जो लेयर है वो है कोरोइड। वो लेयर है कोरोइड। कोरोइड लेयर का काम है ह्यूमन आई को नरिशमेंट देना और एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है होल स्ट्रक्चर को। और कोरोइड, उसके बाद की जो लेयर है वो है रेटिना, जिस पर इमेज फॉर्म होती है। तो जो रेटिना के अंदर जो पूरा एरिया है इसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। इस डायग्राम, इस आरेख के जरिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कॉर्निया जो है ये है क्या। कॉर्निया कुछ नहीं है, केवल और केवल जो स्क्लेरा है, जो वाइट लेयर है, जो हमारी आंख में जो सफ़ेद दिखता है पुतली के चारों तरफ, वही स्क्लेरा है। वो सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी परत है हमारी आई बॉल का। और वही बाहरी परत, वही आई बॉल जो बाहर से थोड़ा बल्जी होता है, उभरा हुआ होता है, ये यहाँ से यहाँ तक केवल इतना पार्ट जो है वो है कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। यही पार्ट जो केवल पारदर्शी होता है और थोड़ा उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ, यही पार्ट है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया इज अ थिन लेयर ऑफ, या थिन मेम्ब्रेन है जो कि हमारी आँख को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है, कवर करती है हमारी आँख को, और ये लाइट की एंट्री को अलाउ करती है, रे की एंट्री को आँख के अंदर अलाउ करती है ये, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है और आँख के अंदर जाती हुई रे यहीं से गुजरेगी, क्योंकि गुजर भी यहीं से सकती है। बाकी का एरिया वाइट होता है, वहाँ से लाइट न जाती है और जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोशनी आँख में केवल उतनी चाहिए जितनी कि आँख को या हमारे ब्रेन को या हमको उस इमेज को समझने की जो आवश्यकता है, केवल उतनी रोशनी हमें चाहिए। तो स्क्लेरा के बाद जो दूसरी लेयर जो होती है कोरोइड, कोरोइड का काम नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है। और ये कोरोइड लेयर ही है जो, ये जो स्क्लेरा के ठीक बाद वाली जो लेयर कोरोइड है, यही कोरोइड लेयर है जो कि हमारी सिलरी मसल बन जाती है। सिलरी मसल, यानी कि इसको हम सिलरी बॉडी भी बोलते हैं। ये लेंस को होल्ड करके रखती है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, या फिर हम कहें तो ये लेंस को ऑपरेट करती है उसके साइज को घटने और बढ़ने में। और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है वो मैं बताऊंगा। उसकी आवश्यकता, लेंस के चेंज होने की ज़रूरत हमको क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक ही लेंस है। ऑब्जेक्ट हमको पास का भी देखना है, दूर का भी देखना है, तो हमारे लेंस के फोकल लेंथ को चेंज होना होगा, यानी कि जो रे कन्वर्जेंस हमारी आई के अंदर हो रहा है उसको डेफिनेटली चेंज होना होगा। तो वो, क्योंकि हमारा लेंस फ्लेक्सिबल है, मैंने अभी पहले ही बताया, ये जो लेंस है हमारा, ये नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है, टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स है। ये एक लिविंग मटेरियल से बना हुआ होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसको घटना और बढ़ना रहता है, और इसको ऑपरेट करता है सिलरी मसल। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कॉर्निया से, जो मैं अभी बता चुका हूँ। ये एक थिन लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जहाँ से लाइट की, यानी कि रे की एंट्री अलाउ होती है आँख के अंदर। और एंट्री होने के बाद का जो ठीक पोर्शन है, ये जो आपको यहाँ एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता है। यहाँ से पिपल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पुतली। ये जो एरिया है, ये इसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं हम।
एक्वस ह्यूमर में केवल और केवल लिक्विड है, यानी कि वाटर है, ये लिक्विड होता है, एक तरल है जिसके अंदर लगभग अधिकांश पानी है, बाकी कुछ एक आधी % विटामिन या कोई भी होता है इसके अंदर। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हमारी आँख के अंदर इसकी आवश्यकता क्या है इस लिक्विड की। ये लिक्विड एक तो हमारी जो आँख के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की रे लाइट एंट्री जो हो रही है वो एक माध्यम से जब जाएगी तो दूसरे माध्यम में जब एंट्री करती है, तो आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, लास्ट पिछले चैप्टर में, इससे ठीक पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि आपने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा होगा, जिसमें मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब कोई भी रे एंटर करती है तो वो बेंड होती है। वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम की। तो ये जो रिफ्रैक्शन हमारी आँख में, मैंने बताया कि वो रिफ्रैक्शन पे वर्क करती है, और रिफ्रैक्शन जितना भी होना होता है लगभग इसी पार्ट में कंप्लीट हो लेता है सारा रे का रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन का काम करता है। अगर ये मीडियम 1 है तो ये मीडियम 2 है उस रे के लिए, और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यही हो लेता है। दूसरा, ये लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है आगे से, क्योंकि हमारा लेंस तो फ्लेक्सिबल है, तो ये हमारे लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इस मीडियम के और लेंस के बीच में जो चीज़ है वो है प्यूपिल, जिसको हम पुतली कहते हैं। पुतली क्या है? पुतली तो आँख के लिए काफ़ी अहम हिस्सा है आँख का, क्योंकि यही वो एक एरिया है, यही वो जोन है जहाँ से लाइट को एंटर होना है, और यही नियंत्रित करता है कि कितनी रोशनी, कितनी रे आँख के अंदर एंटर होनी चाहिए, प्रवेश कितनी रे आँख के अंदर रे होनी चाहिए। ये प्यूपिल ही उस चीज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपिल कैसे कंट्रोल होता है? प्यूपिल कंट्रोल होता है आइरिस से। तो ये जो पोर्शन है ये आपका है आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस एक पिगमेंटेड रिंग है, पिगमेंटेड मेम्ब्रेन कहो, रिंग टाइप की होती है। पिगमेंटेड इसलिए, पिगमेंट का मतलब कलर, ये एक कलर्ड होता है। जो आँख के अंदर आपको एक कलरफुल रिंग दिखाई देती है, वही रिंग है आइरिस। हर आँख का कलर अलग अलग होता है। किसी की आँख जो कलर हमको कैसे दिखाई देता है, जो ऑब्जेक्ट किस प्रकार की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है वैसा कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का नज़र आता है। तो हर व्यक्ति की आँख का रंग लगभग सेम रहता है, लेकिन कुछ केसेस में आँख का रंग अलग अलग होता है। किसी की आँख ब्राउन होती है, किसी की ग्रीनिश होती है, किसी की ब्लू आइज होती हैं। तो उनकी आई जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिस जैसा पिगमेंट उस आई रिंग के अंदर है, आइरिस के अंदर है, वैसा कलर हमको सामने वाली आँख का दिखाई देता है। तो आइरिस का फंक्शन क्या है? पता तो चला कि है क्या, एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है, कलरफुल एक रिंग है, रिंग टाइप की होती है, ऐसी दिखती है कुछ सामने से अगर मैं देखूँ तो। और ये वाला जो एरिया है ये है प्यूपिल, पुतली, ये है आपका पुतली, और ये है आइरिस। इनका काम क्या है? इनका काम है, आइरिस ये इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। आइरिस जब फैलती है तो ये साइज बढ़ जाता है प्यूपिल का, ज़्यादा लाइट अंदर एंटर होने लगती है। आइरिस जब सिकुड़ती है तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, तो आँख के अंदर कम लाइट एंट्री होती है। इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमारी आँख को करे वो आइरिस जो है प्यूपिल के साइज़ को घटाए या बढ़ाए, लाइट को कम एंटर करे या ज़्यादा एंटर करे? उसकी आवश्यकता केवल इतनी सी कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रकाश में देख रहे हैं, हम बाहर हैं या फिर हमारे आँखों के सामने बहुत ज़्यादा प्रकाश है, तो हमारी आँख की पुतली का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, जिससे लाइट आँख के अंदर कम एंटर हो पाए। क्योंकि हमको आवश्यकता बहुत ज़्यादा प्रकाश की नहीं है किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। जितनी आवश्यकता है उतनी ही ये प्यूपिल अलाउ करेगा लाइट को लेंस तक या रे को लेंस तक जाने के लिए। जब हम अंधेरे में खड़े होकर के देखते हैं, यानी कि हम एक डार्क प्लेस में अगर देख रहे हैं, तो हमारी प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो। अंधेरे में हमेशा पुतली का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे अंधेरे में देखने में आसानी होती है। अब इसके जब आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं लेंस पर। लेंस का ये लेंस एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, प्लस लेंस है। बाइकॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है कि इसके दोनों एज बाहर की तरफ निकले हुए हैं,
ये बायकॉन्वेक्स का मतलब होता है। और भी दो प्रकार के कॉन्वेक्स होते हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स होता है जिसकी एक साइड प्लेन होती है, ये बायकॉन्वेक्स है जिसकी दोनों साइड प्लेन होती है। तो हमारी आई का लेंस जो है वो बायकॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे ही माइनस लेंस में अगर जाऊंगा मैं तो जिसकी ये दोनों एज अंदर की तरफ बेंड होती हैं वो बाइकॉनकेव है, और जिसकी एक एज अंदर की तरफ बेंड होती है वो प्लेनोकॉनकेव है। तो टाइप ऑफ लेंस पता चला। इनका काम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्जेंस का, और कॉनकेव लेंस का होता है काम डाइवर्जेंस का। ये कन्वर्जेंस का काम हुआ, ये डाइवर्जेंस का काम हुआ। तो ये इनका काम होता है। ह्यूमन आई का लेंस कैसे काम करता है, कैसे हमें कोई इमेज दिखाता है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। तो देखिए, दो प्रकार की ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इस लेंस के लिए। ये लेंस दो प्रकार से काम करता है। एक काम करता है दूर से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एक जो नियर बाई, यानी कि एक जो हमारी आंख से काफ़ी दूर है और एक ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख के पास है। तो दो प्रकार की स्टडी हम इसमें पढ़ते हैं अपने ह्यूमन आई लेंस में। तो एक चीज़ और कि जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख से काफ़ी दूर है उस ऑब्जेक्ट से आ रही रे और जो ऑब्जेक्ट हमारी आई के नियर बाय है यानी कि पास में है उस ऑब्जेक्ट से आ रही रे, ये दोनों अलग अलग होती हैं। जो दूर की वस्तु से आ रही किरणें हैं उनको हम समानांतर यानी कि पैरेलल रेस के जैसे हमारी आंख में एंट्री होती है, और जो पास रखी यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट से अगर रे आ रही है तो वो पैरेलल नहीं आती, वो कुछ डाइवर्जेंट होती है ऐसी। ह्यूमन आई लेंस क्या काम करता है, ये बाहर से जो आई रे आ रही है उसको कन्वर्ज करता है, यानी कि उसको लेंस को ही ये यहाँ पर रेटिना पर फोकस करनी है इमेज, यहीं इसी रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये लाइट का या रे का कन्वर्जेंस करने का काम करता है हमारी आँख का लेंस, जो कि एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है। तो दूर की वस्तु से यदि रे आ रही है हमारी आँख में तो वो पैरेलल आ रही है, जैसा मैंने अभी बताया आप सभी को। मान लीजिए ये रेटिना है आपका, यहाँ पर इमेज फोकस होना है, यानी कि यहाँ एक फोकस्ड इमेज का फॉर्मेशन होना है। तो अगर ये मैं लाइन सीधी आगे बढ़ा देता हूँ तो पता चलेगा कि कितना लाइन कन्वर्ज हुई है। तो कुछ इतना एंगल पर इस लेंस ने दूर की वस्तु से आई हुई किरणों को कन्वर्ज किया है। अगर यही किरणें किसी पास की वस्तु से आ रही हैं तो मैंने बताया था कि वो पास की वस्तु से आई हुई किरणें कुछ डाइवर्जेंट होंगी। यही हमारा मान लेते हैं रेटिना है और फोकस्ड इमेज यहीं फॉर्म होना है, तो लेंस का काम है इनको इस पॉइंट पर कन्वर्ज करना। इन लाइन को ठीक उन्हीं की डायरेक्शन में आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता चले कि कन्वर्जेंस किस हिसाब से हुआ। तो इस केस में मान लीजिए ये x है, ये x डैश है, ऐसा कुछ एंगल है। इस केस में जो रिफ्लेक्शन, इस केस में जो कन्वर्जेंस है लाइट का, और जो इस केस में पास की वस्तु वाले केस में जो कन्वर्जेंस है वो दूर की वस्तु से ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ा है। यानी कि कोई भी वस्तु यदि मैं पास से देख रहा हूँ तो मेरा लेंस आती हुई किरणों को कन्वर्ज ज़्यादा कर रहा है। कन्वर्जेंस पता चला क्यों होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे होता है। अब ये कन्वर्जेंस अलग अलग लेंस, यानी कि जब वस्तु दूर बहुत रखी है और कम कन्वर्जेंस की ज़रूरत है तो ये लेंस ये है। जब वस्तु पास रखी है ज़्यादा कन्वर्जेंस होगा तो हम थिक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, लेकिन ह्यूमन आई में तो एक ही लेंस है। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए ये लेंस हमें दूर की भी वस्तु क्लियरली और पास की भी वस्तु क्लियरली कैसे दिखा पाता है, तो ये काम करता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी कि सिलरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए इस काम को संपन्न करती है।
होता कैसे है ये? देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी लेंस पतला है यानी कि थिन कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो कन्वर्जेंस कम होगा। जब कॉन्वेक्स लेंस थिक है यानी कि मोटा है तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी और कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा। तो इसी लेंस को थिक और थिन करने का जो काम करता है वो सिलेरी मसल करता है। ठीक है, अब ये थिक और थिन जब हम दूर की वस्तु को जब हम देखते हैं, जब दूर की वस्तु को देखा जा रहा है तो किरण पैरेलल आ रही है और सस्पेंसरी लिगामेंट एकदम रिलैक्स है, यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट पर कोई लोड नहीं है और ये खिंचे हुए है यानी कि लेंस को खींचे हुए है, यानी कि लेंस पतला है और कम कन्वर्जेंस की आवश्यकता है। जब पास की वस्तु से कोई किरण आ रही है आंख के लेंस पर तो वो डाइवर्जेंट आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, यानी कि अब इस कंडीशन में सिलेरी मसल्स इस लेंस को दबाए हुए हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, और जब दबाए हुए हैं तो ये लेंस कुछ थिक हो जाएगा जिसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और कन्वर्जेंस बढ़ जाएगा, यानी कि अब कन्वर्जेंस का एंगल बढ़ जाएगा। तो इसी मैनेजमेंट को हम एकोमोडेशन बोलते हैं, यानी कि लेंस का फोकल लेंथ का जो चेंज होना है दूर की वस्तु को देखने के लिए और पास की वस्तु को देखने के लिए, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम एकोमोडेशन बोलते हैं। पहले वाले केस में अनएकोमोडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा लेंस यानी कि सिलेरी मसल्स किसी लोड पर नहीं है, ये रिलैक्स्ड हैं, तो यहाँ अनएकोमोडेशन की स्थिति होती है। जब पास की वस्तु को हम देखते हैं तो सिलेरी मसल्स एक्टिव होते हैं, लेंस को दबाए हुए होते हैं, लेंस थिक होता है, फोकल लेंथ कम होती है, कन्वर्जेंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर एकोमोडेशन की स्थिति होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक इसके बाद लेंस ने यहाँ पर इमेज को फॉर्म किया रेटिना पर। अब यहाँ क्या होगा? क्या यहाँ काम खत्म हो गया? इमेज फॉर्म हो गई और आँख का फंक्शन, आँख की वर्किंग क्या खत्म हो गई? नहीं, अभी आँख की वर्किंग खत्म नहीं हुई है। इसी रेटिना लेयर पर दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। आप पढ़ोगे रॉड्स एंड कोन्स। ये फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं, ये फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो इमेज लेंस ने यहाँ पर फोकस की, जो फोकस लेंस ने यहाँ बनाया, उसको, उस डेटा को कलेक्ट करने का यानी कि रिसीव करने का काम किया रॉड्स एंड कोन्स ने। ये दो प्रकार की सेल्स हैं, फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं। इन्होंने उस कलर को या उस लाइट को डिटेक्ट किया। रॉड सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी रॉड शेप की होती हैं और ये कोन शेप की होती है। ये कोन शेप्ड होती हैं, बस नाम इनका इसीलिए है ऐसा। इनकी वर्किंग और इनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। वर्क कैसे करती हैं? ये जो रॉड्स हैं वो लो लाइट में वर्क करती हैं। ये लो लाइट में इमेज को फॉर्म कराने के लिए रेटिना पर, या ये लो लाइट में हमको कोई भी दृश्य दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ये उसके लिए उत्तरदायी हैं। कोन्स हाई लाइट में वर्क करती हैं और कलर डिटेक्ट का भी इन्हीं का काम है, कलर को भी यही डिटेक्ट करती हैं। तो जो कोन टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल हैं उनका हाईलाइट में और कलर को डिटेक्ट करने का काम भी कोन्स का है। तो ये जो रॉड्स एंड कोन्स हैं ये फोटोरिसेप्टर सेल हैं जो कि कोई भी इमेज जो फॉर्म होगी रेटिना पर उस इमेज को डिटेक्ट करेंगे, उसके कलर को डिटेक्ट करेंगे और ये सब करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में रॉड्स एंड कोन्स ने कन्वर्ट किया और इस डेटा को ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, जो कि एक नर्वस सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका और ब्रेन तक पहुँचा दिया।
अब हमारे पास नर्वस सिस्टम के थ्रू वो इमेज की जानकारी जो हमने देखी, वो रे की जानकारी जो हमारी आंख में एंटर हुई, इस सब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है और मस्तिष्क हमें उस चीज़ का आभास कराने लगता है, हमें उस चीज़ का विज़न देने लगता है। अभी एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, इससे रॉड्स एंड कोन से आगे बढ़ोगे तो एक आता है विज़न रेंज का। विज़न रेंज क्या है? हमारे आँखों की देखने की जो क्षमता है, जो रेंज है, वो क्या है? तो दूर की ऑब्जेक्ट को देखने का जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। यानी कि दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई डिस्टेंस डिफाइन नहीं की गई है कि कितनी दूर की वस्तु को हम देख सकते हैं। जितनी दूर की वस्तु को देखेंगे उतना ही हमारा ये लेंस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि सामने से जब दूर की वस्तु को जब हम देखेंगे तो रे पैरेलल आएगी, कन्वर्जेंस की कम आवश्यकता है, तो ये सिलरी मसल एक्टिव नहीं होगा, यानी कि रिलैक्स्ड रहेगा। पास की वस्तु को देखने के लिए एक लिमिट है, वो लिमिट है कि पास की कोई भी वस्तु मिनिमम 25 सेंटीमीटर आँख के सामने तक रहे, यानी कि पास की कोई भी वस्तु मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक आँख तक रहे। यानी कि 25 सेंटीमीटर से यदि और आगे आती है, यानी कि आँख और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस यदि कम होती है तो क्लैरिटी यानी कि विज़न डिस्टर्ब होने लगता है और हमारा लेंस स्ट्रेन में आ जाता है, यानी कि फोकस बढ़ाने के लिए लेंस को और थिक होना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल विज़न की अगर मैं बात करूं, साधारण विज़न की बात करूं, तो पास में, आँख के पास में वस्तु को रखने की लिमिट जो कि 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, और दूर के विज़न की कोई लिमिट नहीं है। मैं इस वायुमंडल के बाहर की भी वस्तुएं आसानी से देख पाता हूँ। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ये ह्यूमन आई हो गया, आपका मानव नेत्र हो गया। इसके बाद की जो चीज़ पढ़ेंगे वो है दृष्टि दोष और उसका उपचार, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शंस। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, क्वेश्चन ये आता है कि अगर आँख के सामने रखी हुई वस्तु की यदि दूरी हम बदल देते हैं तो जो इमेज हमारी रेटिना पर फॉर्म हुई, जहाँ पर इमेज रेटिना में बनी, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी में क्या अंतर आएगा? तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जैसा हमारा नेत्र है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसकी और इसकी दूरी फिक्स है और हमेशा फिक्स ही रहेगी। यानी कि लेंस से और जहाँ इमेज बनी उसकी दूरी वस्तु जहाँ आँख के सामने रखी हुई है उस पर निर्भर नहीं करती है। वस्तु दूर ले जाओगे तो उस आकार की दिखेगी, पास लेके आओगे तो उस आकार और उस क्लैरिटी से ही दिखेगी, जबकि इमेज और लेंस के बीच की जो दूरी है उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। थैंक यू।